नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि कौशल केशव कल्चर के चैनल पे लेखक से एक मुलाकात नाम की एक सीरीज़ लेकर आ रही हूँ। इस सीरीज़ की यह पहली कड़ी है और इसमें हमारे साथ नरेश बजाज हैं। इनका जन्म जामनगर गुजरात में हुआ है। ये एक कवि, लेखक और गीतकार हैं। यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से सेवानिवृत्त हैं। नरेश जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपकी पुस्तक मेरे सामने है नरेश बजाज के तर्कस से। आप हमें ये बताइए कि आपने इस पुस्तक का शीर्षक अपने नाम से क्यों रखा? उस समय आपके क्या विचार थे? नहीं, मैंने बहुत सारे टाइटल सोचे थे, जैसे कवि सोचता ही है, तो मुझे यही ठीक लगा। क्योंकि ये एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे जो डायरी 30-40 साल से नई नई नौकरी लगी थी, इवन कॉलेज में भी डायरी रखते ही थे, एक शौक होता है, तो मैं उसमें कुछ ना कुछ लिखता रहता था। तो मैंने कहा क्यों ना इसको एक जैसे एक तर्कश नाम दे दिया जाए, जो समाज पे हास्य व्यंग है, तीर है, और गंभीर बात को मैं हास्य से भी जोड़ देता हूँ। ये एक मेरा शौक है। मतलब बेसिकली इट्स ए कंपाइलेशन ऑफ सटायर्स। तो ये क्षणिकाओं के माध्यम से मेरे जो कुछ सालों के भावों का एक संकलन भरा है, अगर संक्षेप में कहें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपकी ये पुस्तक देख रही थी, इसमें कुल 80 कविताएं हैं और कुछ लोगों ने अपनी राय दी हुई है। इसमें से एक लाइन है, नरेश बजाज बाज नहीं आते छोटी छोटी बातों में विसंगतियां निकालने में। वह आंसू कवि हैं, हंसिकाएं निकलती हैं बातों बातों में। आप हमारे दर्शकों को बताइए, आंसू कवि कौन होते हैं और क्या यह हंसिकाएं जो हैं साहित्य का कोई हिस्सा है, कोई श्रेणी है, कोई कैटेगरी है? जहाँ तक हंसिकाओं की बात है, क्योंकि ये रश्मि जी, सुरेश खांडवेकर जी, देखिए आप बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े संगीतकार हैं, और इनका अधिकार होता है। इन्होंने क्षणिकाओं को अगर हंसिकाओं बोलो, इनका अधिकार है, मैं ऐसा मानता हूँ। ओके। तो साहित्य की दृष्टि से तो क्षणिका हम बोलते हैं कि क्षणिकाओं के माध्यम से है। और आशु कवि वो होता है जो ऑन दी स्पॉट, विद इन मिनट। और मेरे साथ भी ऐसा अनुभव बहुत बार होता है कि मैं एक लाइन बना देता हूँ शेर की, अभी मिनट तो बहुत ज़्यादा है, और वास्तव में मेरे साथ हो रहा है कि कुछ सेकंड लगते हैं। जितनी देर में हम लाइन पूरी करते हैं, इतनी देर में पहले ट्रैक पे ऐसे कवि की दृष्टि से तो दूसरी लाइन बननी शुरू हो जाती है। जैसे हम लाइन पूरी करते हैं तो दूसरी लाइन बना देते हैं। ये तो वही आशु कवि है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत क्या आप इस समय कुछ ऐसा हमें सुना सकते हैं जो हमें लगे कि आप एक आशु कवि हैं? अभी जैसे अभी आपने परिचय में बोला कि आप हैं डॉक्टर, आप हैं डॉक्टर, हम तो हैं मरीज। आपकी है बहुत सुंदर नई साड़ी और मैं कवि की फटी हुई है कमीज। बहुत बढ़िया नरेश जी, बहुत बढ़िया। अचानक ही मेरे मन में आया, जैसे डॉक्टर वर्ड बोला है। मेरा आपसे अगला सवाल है, आपने कब से लिखना प्रारंभ किया? और आपके कुछ तो कवि रहे होंगे, हिंदी कवि, जो आपके लिए प्रेरणा स्रोत रहे होंगे या जिनकी लेखनी ने आपको प्रभावित किया होगा? मैंने इसमें विशेष तौर पे इसमें लिखा है कि मैं बचपन से ही मुझे कविताएं सुनने का शौक़ रहा है, कवि सम्मेलन में जाने का बहुत शौक़ रहा है। और रश्मि जी, उस ज़माने में इंटरनेट नहीं होता था, सोशल मीडिया ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ लाइव होता था। मैं लाल किले का कवि सम्मेलन देखने जाया करता था। जब मुझे अगर अच्छी तरह याद है कि मैं 10th या 11th क्लास में पढ़ता था। अब 10वीं 11वीं का बच्चा 15-16 साल का होता था, तब से मैं जा रहा हूँ। तो क्या आपने प्रश्न किया? आपको ऐसे कौन से हिंदी कवि हैं जिन्होंने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया? गोपाल दास नीरज इतने महान कवि हैं। गोपाल दास नीरज हैं, रमानाथ अवस्थी हैं, ओम प्रकाश आदित्य जी हैं, और राजेश जैन जी हैं, रसिक गुप्ता जी हैं, सिमाब सुल्तानपुरी साहब एक दिल्ली के माने हुए शायर हैं, और इन सब से मैंने सीखा है। और बहुत सारे कवि हैं, सबका नाम लेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत बढ़िया। मैंने आपकी किताब में देखा कि आपने तरह तरह से तंज कसा है, जिसमें से एक तंज जो है 3 बार आपकी कविताओं में मुझे दिखा है, और यह आपने डॉगी यानी कि कुत्ते के लिए किया है। एक आपकी कविता है डॉगी प्रेम, एक है आपका लिटिल डॉगी, एक आपने झगड़ा में भी डॉगी का संदर्भ लिया है। देखो तो रश्मि जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि ये क्या है कि जो कुछ मुझे विसंगतियाँ नज़र आई हैं, ठीक है, पशु प्रेम होना चाहिए। फिल्मों में भी आजकल दिखाया जाता है कि इस
पिक्चर को बनाने में हमें किसी भी पशु को नुकसान नहीं पहुंचाया। और ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इतना डॉगी प्रेम या पशु से नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों पे दिक्कत आ जाए, अपने परिवार में समस्या आ जाए। आप इस पे कुछ सुनाना चाहेंगे? हाँ, तो इसमें एक मैं हास्य जो मैंने एक लाइन का सुनाया क्षणिका है कि एक पति का अपनी पत्नी से हुआ झगड़ा, एक पति का अपनी पत्नी से हुआ झगड़ा, फिर पत्नी ने उसे ऐसा रगड़ा कि उनका पालतू कुत्ता तो बेड पर सोया और पति बाहर बरामदे में रात भर रोया। देखिए, ये चीज तो नहीं होनी चाहिए ना। जी जी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। है अच्छा, इसमें है तो तंज, सारी कविताओं में तंज है, लेकिन आपने कुछ कुछ चीजें इसमें लिखी हैं जिसमें प्रेम, चाहत, मोहब्बत ऐसी चीजों पे भी लिखा है। तो आप इसमें से कुछ वैसा सुनाइए जिसमें थोड़ी सी मोहब्बत हो, चाहत हो। उसमें ऐसा है कि ये तो देखो जी, अब मैंने लिखा है कि बचपन से जो चल रहा है, उस समय बहुत पुरानी बात होगी कि एक लड़कपन की उम्र की एक लाइन लिखी है कि तेरी नज़र के धोखे से हम हो गए बर्बाद, तेरी नज़र के धोखे से हम हो गए बर्बाद, चाहत बस इतनी है कि कभी कर लिया कर याद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ? और यही है कि तुमको देखा तो आया करार, तुमको देखा तो आया करार, अभी तक छुपा के रखा है दिल में तुम्हारे लिए कुंवारा प्यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका भाव तो जो समझने वाले समझ जाएंगे। आपने एक लिखा है कवियों की जवानी, जिसमें आपने यह लिखा है कि कभी कभी बूढ़े नहीं होते, जवान ही रहते हैं। तो इससे आपका क्या आशय है? इसका मेरा जो भाव है, जो मेरे मन में आया, क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया, मैं 30-35 साल की मैंने डायरियाँ सब संकलन की हैं। 35 वर्ष बहुत बड़ी बात है जी। तो ये मेरे एक कवियों की दृष्टिकोण से है कि कुछ सच्चाई भी है। कभी एक फिलोसफर होता है, थिंकर होता है कि कुछ कवियों की जिंदगी में जवानी आती नहीं है, और अगर आती है तो फिर जाती नहीं है, क्योंकि कुछ कवि ऐसे होते हैं समाज के अंदर, वो ऐसे वातावरण में पले होते हैं, एक अलग ही दुनिया से अलग ही होते हैं। जैसे दार्शनिक होते हैं, वो अपना उनको जवानी तरफ इन तरफ आम दुनिया से अलग होते हैं, और अगर आती है तो फिर जाती नहीं है। वो हमेशा समाज को प्रेरणा देते हैं, एक टीनेजर्स को, नवयुवकों को, कॉलेज के बच्चों को, सबको प्रेरणा देते हैं, फिर उनकी जवानी जाती नहीं है। बहुत गंभीर बात है ये। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कवि जो है हमेशा जवान रहते हैं। बराबर। तो आपके लिए मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं कि आप भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जवान रहें। धन्यवाद। इसमें एक और कैटेगरी है जिसमें कि आपने घरेलू रिश्तों पे लिखा है, पति पत्नी के रिश्तों पे कई सारे तंज लिखे हैं, जिसमें से मैंने देखा कि खिचड़ी है, उंगली है। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को इसमें से 1-2 तंज सुनाएं। इसमें एक मैं व्यंग सुनाना चाहता हूँ। देखिए, पति पत्नी के व्यंग के ऊपर क्या है कि इस पे मैं एक कहता हूँ, एक क्षणिका है मेरी कि सब्जी बनाते हुए मेरी उंगली जल गई, सब्जी बनाते हुए मेरी उंगली जल गई, मैं चिल्लाया तो मेरी पत्नी को खल गई, बरनौल लगाते हुए बोली क्या बच्चों की तरह रोएगा, पराठे तो बाहर से मंगा लूंगी पर ये बर्तन कौन धोएगा। मेरे से ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी तंज बहुत अच्छा है। कुछ घरों में होता होगा। ठीक है, एक व्यंग अगर आपको हो तो और सुना देता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। कि देखिए, आजकल तेज बोलना भी बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन समाज में लोग बोलते हैं छोटी छोटी बात से, कहते हैं ना भैया अपना स्वर नीचा रखो, भैया शांति से बात करो। तो इसके ऊपर एक क्षणिका है कि पति पत्नी से चिल्लाकर बोला, पति पत्नी से चिल्लाकर बोला तो नाराज होकर 1 हफ्ते तक पत्नी ने रोटी नहीं बनाई। व्यंग है। पति पत्नी से चिल्लाकर बोला तो नाराज होकर 1 हफ्ते तक पत्नी ने रोटी नहीं बनाई, और वैसे ही चिल्लाकर जब वो मेड से बोला तो मेड महीने भर काम पर नहीं आई। अंजाम ये हुआ कि पति और पत्नी ने 1 महीने तक खुशी खुशी खिचड़ी खाई। कोई काम करने वाला कोई था नहीं, अब दोनों व्यस्त है अपने काम में। नहीं, खिचड़ी भी अच्छा है खाने के लिए। बहुत धन्यवाद। मैंने आपकी जो ये पुस्तक देखी, इसमें 2 कविता है जो लंबी है, अधिकतर क्षणिकाएं हैं, छोटी हैं, 4 लाइनों से लेकर के 8-10 लाइनों की खत्म हो जाती है। एक आपका दिल्ली महानगर है जो सबसे लंबी कविता है, और दूसरी कविता है कविता क्या मैं खाक सुनाऊं। तो इसमें आपने एक लाइन लिखा है, मेरे मन की हरी डाली गई है सूख,
मिट गई सारी भूख, यही दुखड़ा सुनाने आया हूँ, कविता क्या मैं खाक सुनाऊं, घर से लड़कर आया हूँ। इसमें आपने पारिवारिक क्लेश को दर्शाया है। कविता आपने बहुत अच्छी लिखी है और ये लिखा है कि कविता क्या मैं खाक सुनाऊं कहते हुए भी एक अच्छी कविता बन पड़ी है, इसके लिए मैं आपको तो मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं इस लाइन को देखूं कि कविता क्या मैं खाक सुनाऊं, घर से लड़कर आया हूं, आप उम्मीद करती हूँ आप घर से लड़के नहीं आए हैं और ये आपकी कोई आखिरी कविता नहीं है, हमें भविष्य में भी आपसे बहुत अच्छी कविताएं। बिल्कुल, ये मेरा शौक है और मैं तो चाहता हूँ अगर आपने मुझे इतनी प्रेरणा दी है, इतना सम्मान दे रहे कि मैं और अच्छी अच्छी कविताएं लिखूं। ये तो कल्पना होती है, इसमें कुछ थोड़ा बहुत सच्चाई होती है, कुछ कवि की कल्पना होती है, सब मिक्स होता है। ये एक तरह से खट्टा मीठा मिक्स जूस है। नहीं, ये तो है। इनकी यह पुस्तक अमेज़न पर उपलब्ध है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इनकी कविताओं में राजनीति पर व्यंग है, सामाजिक परिवेश पे व्यंग है, इनमें पारिवारिक क्लेश, जो भी हम अगल बगल देखते हैं, छोटी छोटी बातें, उन पर व्यंग है, तंज है और हंसिकाएं हैं। जिन्होंने इनको कहा है कि हंसिकाएं, तो वास्तव में पढ़ करके हंसी आती है। मैं नरेश बजाज जी को शुक्रिया कहती हूँ कि वो हमारे पहली कड़ी के लिए आए और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस कड़ी के लिए उनको धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।